अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपके साथ समीना पाशा। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला हमें इसी तरह आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने की तौफ़ीक दे और इसके साथ साथ हमारे प्यारे वतन पर अपनी रहमत की बरसात करे। वैसे तो इस वक्त भी रहमत की बारिश हो रही है, लेकिन फ़िलहाल तो ये ज़हमत बन रही है। असल में बात यह है कि रहमत हो और जो मसाइल इस प्यारे वतन को दरपेश हैं वो हल हो सके। नाज़रीन, आज हम 67वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं, ये मुल्क बनाया क्यों गया था और इसके मकासद क्या थे। आप जानते हैं कि बर सग़ीर में जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमान भी और हिंदू कौमें रह रही थीं और किस तरह से मुसलमानों को मसाइल दरपेश थे, वहाँ पर उनका इस्तेहसाल हो रहा था, जिसके बाद ये तय किया गया था कि मुसलमानों की एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें वो अपनी मजहबी अकायद के मुताबिक और इसके साथ साथ अपने जो माशरती रिवायात हैं उनके तहत उसूलों के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। क्या हम अपने मुल्क को एक फलाही रियासत बनाने में कामयाब हुए या नहीं, और फिर ये भी कि आज कारकुनान पाकिस्तान जो थे उस तहरीक के वो कितने खुश हैं या कितने मायूस हैं, कितने मुतमईन हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर कि 67वां यौम आज़ादी तो हम मना रहे हैं, लेकिन क्या हम सही मानों में आज़ाद हुए हैं या नहीं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आज मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निपटने के लिए जो इत्तेहाद चाहिए, जो विजन चाहिए, जो पॉलिसी चाहिए, जो लोग चाहिए, क्या वो हमारे पास मौजूद हैं या नहीं, और क्या कौम के पास वो विजन मौजूद है, वो लीडरशिप मौजूद है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये तो हमारी मेन स्टोरीज होंगी और इसमें हम फिर आगे चलकर ये भी जिक्र करेंगे कि सबसे बड़ा जो इस वक्त पाकिस्तान को मसला दरपेश है यकीनी तौर पर वो सिक्योरिटी से मुतालिक है, और वो सिक्योरिटी चैलेंजेस ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर हैं बल्कि बैरूनी तौर पर भी हैं। आज आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत के साथ अभी भी कशीदगी चल रही है और साथ ही साथ अंदरूनी तौर पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो भी आपके सामने हैं। दहशतगर्दी का अफरीत इस वक्त पाकिस्तान को बुरी तरह अपनी लपेट में लिए हुए है। इसके हवाले से जनरल अशफाक परवेज़ कियानी का भी स्टेटमेंट सामने आ चुका है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और इसी तरह से चौधरी निसार अली खान ने भी कल एक अहम ब्रीफिंग दी है और उनका ये कहना है कि नई फोर्स भी तैयार की जा रही है, सिक्योरिटी पॉलिसी बिल्कुल अब तैयार की जा रही है और चंद ही दिनों में उसको आम भी किया जाएगा। तो इस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में सईद काजी साहब, और कुछ ही देर में इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे रऊफ क्लास्टर साहब भी, कोशिश करेंगे उनसे हमारा रब्ता हो सके और हम उनके साथ भी बात कर सकें। तो सईद काजी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी स्टोरीज़ का भी जिक्र करें। समीना, एक तो हमने कल स्टोरी की थी पुलिस बदसलूकी की, तो ये तकरीबन तीसरी चौथी दफ़ा हुआ है कि फौरी तौर पे पंजाब हुकूमत ने एक्शन लिया। और रात को मुझे खबर आई, हमारे नुमाइंदे का फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि जी DCO और DPO को लाहौर तलब कर लिया गया है और उस नौजवान को जिसके साथ बदसलूकी हुई थी और जिसे CM साहब ने बड़ी इनामात से भी नवाजा था उसको भी बुला लिया है। तो एक अच्छी बात है। और ये ख़ास तौर पे फिर मैं आज कैसर जो हमारे हैं नुमाइंदा उनसे भी बात करूँगा। ही ऑलवेज कम्स अप विद अ वेरी गुड स्टोरीज़। तो मुझे वो याद एक प्योर रिपोर्टर की तरह मुझे ना वो ढूंढ के चीज़ लेके आते हैं, इस पर बात करूँगा। फिर ज़ाहिर तहरीक आज़ादी की बात हो रही है, तो तहरीक आज़ादी के हवाले से ख़ास तौर पे मैं समीना बात करूँगा कुछ गुमनाम हीरोज़, अनसंग हीरोज़ जिन्हें आप कहते हैं, क्योंकि हीरोज़ की एक बड़ी बहुत से हीरोज़ सामने भी नहीं आते, लेकिन उनके बड़े कंट्रीब्यूशंस होते हैं, कैसे वो कौमें आज़ादी तक पहुँचती हैं। मगर आज़ादी तक पहुँचना एक मंजिल होती है, फिर आगे और मंजिलें इंसान की मुंतज़िर होती हैं। वो क्या मंजिलें हैं इसी रेफरेंस से देखेंगे। साथ ही अभी आपने कुछ कारकुनान तहरीक पाकिस्तान का जिक्र किया जो कल दुनिया फोरम में आए थे, उनकी एक स्टोरी भी है बैक पे आज लगी हुई। उनकी क्या जो रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया इसमें, इसको बनते हुए भी देखा और अनफॉर्चुनेटली डिसमेंबरमेंट भी देखी 1971 में। और फिर कल क्लासरा साहब जब आए थे बारिश में भीगते हुए, तो उन्होंने बारिश की बात की और इस्लामाबाद जैसे शहर में पानी घुस गया। तो आज जब मैं आ रहा था तो मुझे क्लासरा साहब की स्टोरी याद आ रही थी, क्योंकि गाड़ी के आगे 10-15 फुट तक भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं देख रहा था लाहौर में भी उसी तरह से रिमझिम बरसात नहीं है, मुझे लगता है कि बारिश थी। मैं तो मेट्रो बस की तरह ना आपको शायद कोई बोट्स की भी हमें ज़रूरत पड़ जाए जो आज इस तरह से इनडेट होंगे। मगर इस हवाले से मैं ख़ास तौर पे बारिश के हवाले से बात करूँगा। जैसे हम टेररिज्म की एमरजेंसी है और पॉलिसी बना रहे हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, सेहत के लिए भी, तालीम के लिए भी मेरे ख्याल में बहुत सी पॉलिसीज़ सामने लानी पड़ेंगी। अगर हम सिर्फ टेरर में उलझे रहे
और ये तो शायद टेरर को बढ़ावा देने की वजह हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं नाजरीन को बता दूं कि रऊफ क्लास्टर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, तो जो भी उनके फैंस हैं वो बिल्कुल उठकर मत जाएं कि वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। रऊफ क्लास्टर साहब, आपको भी खुश आमदेद कहूँगी मैं, और आज आप अपना चेहरा तो नहीं दिखा रहे हैं, चलिए टेलीफोन लाइन पर ही सही, नजर भी आ रहा है, तस्वीर माशाल्लाह तस्वीर हमें मिल गई है। बहरहाल क्लास्टर साहब, आपके पास क्या स्टोरीज हैं आज? जी, मैं आपको जो आज स्टोरी शेयर करनी है वो है पाकिस्तान नेवी और गवादर पोर्ट अथॉरिटी की आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि इन्होंने चीनी कंपनियों को कुछ जमीन दी थी वहाँ पे गवादर में, जब वो पोर्ट को बनाने के लिए आए थे, और जब वो चीनी कंपनियां यहाँ से चली गई हैं और जमीन खाली की है तो नेवी ने रातों रात उठकर उस पर कब्जा कर लिया है और ये अरबों रुपए की जमीन है। तो गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि ये जमीन हमें वापस करा के दें और नेवी उसको वापस करने को तैयार नहीं। तो ये अब आपके साथ इनसाइड डिटेल्स हम शेयर करेंगे कि ये नेवी का और गवादर पोर्ट अथॉरिटी का इनका झगड़ा है, ये जमीन किसकी थी, किसको बेची गई और अब इस पर क्यों कब्जा किया गया, चीनी कंपनी ने जमीन खाली की, जो खाली की थी वो गवादर पोर्ट अथॉरिटी को क्यों नहीं मिली। तो ये स्टोरी है जो आज आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लास्टर साहब, जैसा कि आपको पता ही है कि आज यौम आज़ादी है और हम ये भी चाहेंगे कि आज थोड़ा सा तारीखी जो पर्सपेक्टिव है उस पर भी बात हो सके और थोड़ा जो आगे हमारा आने वाला मुस्तकबिल है उसके हवाले से भी हम कुछ बात कर सकें कि किस तरीके से इन चैलेंजेस से निमटना है जो इस वक्त वतन अजीज़ को दरपेश हैं। काजी साहब, मैं आपसे थोड़ा बात का आगाज़ करना चाहूँगी। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि एक स्टोरी थी, एक वजह थी जिसके लिए ये वतन बनाया गया था, इतनी कुर्बानियों के बाद ये वतन हमें मिला। क्या हम कह सकते हैं कि हमने जिस मकासद के लिए ये वतन बनाया था वो हमने पूरे कर लिए? ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, ये तो शायद कोई मुल्क भी ना कह सके इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आती है। मगर मुझे एक बात याद आ रही है कि एक इंतहाई मुतनाज़ा तारीख की शख्सियत, मगर बड़ी शख्सियत, कार्ल मार्क्स कालम लिखा करते थे न्यूयॉर्क टाइम्स में। पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने एक कालम लिखा जिसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, जिसमें उन्होंने और पाकिस्तान और इंडिया इसकी तहरीक आज़ादी के बारे में कही। उनका यह कहना था कि अंग्रेज़ जो रेल की पटड़ी का हर नया मील बिछा रहा है बरे सगीर की सरजमीन पर, दरअसल वो मील वो पटड़ी उसके अंत को, अंग्रेज़ के यहाँ पे क़याम के अंत को उसके आखिर की तरफ लेके जा रही है। तो उसने यूनिफाई किया और जब यूनिफाई किया तो मूवमेंट जो है वो भी यूनिफाई होगी और उसके बाद हम देखते हैं कि जब लोग इकट्ठे हुए तो फिर उनके लिए इसको संभालना मुश्किल हो गया। उसमें मैं अपनी स्टोरी पे बाद अज़ा आऊँगा कि क्या है, लेकिन गोल जो थे, गोल हम ये कहते थे जी इकनॉमिक राइट्स के लिए है। अच्छा, अब इसमें बड़े और भी मसाइल आ गए। नज़रिया पाकिस्तान की बात हुई, जो सेकुलर फोर्सेस थी वो कहते जी नज़रिया पाकिस्तान का जन्म पाकिस्तान के बाद हुआ था। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो आज नजरिया पाकिस्तान की बात करते हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले तो अच्छा, ये जो आपने पॉइंट उठाया ना कासब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगी इस पर ज़रा डिटेल में बात हो, लेकिन अभी हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना नाज़रीन, जिसके बाद वापस आएंगे तो फिर यहीं से बात का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो काजी साहब बात कर रहे थे आपके नजरिया पाकिस्तान के हवाले से जो एक कॉन्फ्लिक्ट भी आता है या एक बहस जो छिड़ जाती है उसके हवाले से आप बात सुने। एक तो बात यह इकोनॉमिक राइट्स के लिए लिया था बस, ये यहाँ पे ये जो खतरा था और फिर जिस तरीके से, और इसमें ये भी, ये जो किताब उनके साबिक एक जो वज़ीर ख़ारजा थे उनकी किताब भी आई थी कि इसमें बड़ा हाथ था उनका भी ना, नेहरू का। तो उन्होंने बिल्कुल से जब ये रिकॉन्सिलिएशन की बातें हो रही थी तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये भी खैर तारीख का ऐसे है, लेकिन बाद जब हम इधर आ गए तो अब उसमें फिर हर कोई अपना विजन जो है, हर जो एक पॉलिटिकल जो आउटफिट्स थे उन्होंने अपना दिया, राइट ने जो है वो अपना दिया, और यहाँ बदनसीबी ये कि फ़ौज जल्दी तशरीफ़ ले आई यहाँ पे, और फिर उसके बाद चल सोचा जो अब तक एक तारीख है। तो इशू सिर्फ ये, आज इशू यही है कि ये आज़ादी से तो कोई नहीं कहता कि ये तो अंग्रेज़ों से जो हमने निजात हासिल की थी वो तो बड़ा एक खुशाइंद अमर था, इससे तो कोई, इस पर तो किसी बात का इख्तलाफ नहीं है। मगर अब विजन क्या है? विजन ये है कि इसे फ्लाई स्टेट बनाना था या बनाना है, इसे सिक्योरिटी स्टेट बनाना है, ये क्या है? अब हम जो लोग हैं इस वक्त, मतलब अभी एक ये देख रही है इमारत अभी गिर गई, तो इस हवाले से हमें मेरे ख्याल में और भी फिर इमरजेंसी, यानी आगे भी अब हमें देखना है कि आगे करना क्या है। बना तो लिया, अब इसको लेके चलना कैसे है। रऊफ क्लास्टर साहब को भी हम बीच में शामिल करते हैं। क्लास्टर साहब, अब आप हमारे साथ वीडियो लिंक पर भी मौजूद हैं। क्लास्टर साहब, आज आपसे जो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ वो ये कि
आप हमेशा कहते हैं मान लें कि हम ना अहल हैं, मान लें हम करप्ट हैं, मान लें हम में 100 बुराइयां हैं, हमने सब मान लिया, आप आईना दिखाते हैं, हम देख लेते हैं। आज मैं चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा बताएं कि हमारे अंदर पॉजिटिव क्या है, पोटेंशियल कौन से हैं जिनकी मदद से हम निकल सकते हैं इन तमाम चैलेंजेस से, होप की कोई सूरत? ये होप तो ऑफ कोर्स के ये इंसानी मिजाज के साथ है ना, मायूसी की बात करना तो वैसे भी कुफर और गुनाह है। आपके सवाल से मुझे याद है कि हम 2004 में कोई सहाफ़ियों का डेलीगेशन गया था भारत। उस वक्त CBM हो रही थी, तल्लुकात अच्छे हो रहे जनरल साहब के दौर में, क्योंकि फ़ौज बरह रास्त जब भी पाकिस्तान पे रूल करती है तो पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात अच्छे हो जाते हैं और CBM भी होती हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं तो हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम गए थे तो हमारी कुछ वहाँ के जो ये जर्नलिस्ट थे और एडिटर थे उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने जो ये पाकिस्तान के हवाले से उनकी राय थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो मेरा ख्याल है मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने इन 60-65 सालों में जो वट एवर ईयर्स हैं हमारे, कि हमारी कौम में क्या ऐसी डिफेंस है या कोई अच्छी चीज़ है जिससे वो मुतासर हैं। उनका ये कहना था, जो इंडियन जर्नलिस्ट थे और बड़े बड़े एडिटर से हमारी मुलाकातें कराई गई, कि यहाँ पे एक एमरजेंसी लगी थी भारत में, और भारत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर देखा जाए दुनिया में सबसे बड़ी ये जमहूरिया एक मुल्क है। वो कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी ने वहाँ पे आके एमरजेंसी लगाई तो तमाम भारतीय जो मीडिया था, जो आवाम थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था और कबूल किया था, और वैसे ही किया गया था जैसे उन्हें कहा गया था कि आपने अपनी सेंसरशिप करानी है, आपने डिफेंस नहीं दिखानी, हुकूमतों पे तनकीद नहीं करनी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की कि बला बला और चीज़ें हुई। वो ये कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया और आवाम को ये दाद देनी चाहिए कि इन्होंने 4 से ज़्यादा मार्शल भुगते हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के मीडिया ने गिव अप नहीं किया, पाकिस्तान का अवाम है इन्होंने गिव अप नहीं किया और जमहूरियत के लिए ये लड़ते रहे हैं, इन्होंने कोशिशें की हैं, एफर्ट्स किए। इस मुल्क में वज़ीर आज़म फांसियाँ भी लगे हैं, इसमें जलावतन भी हुए हैं, दहशतगर्दी भी आपके सामने की चीज़ें हुई। इवन देन जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम की जो पॉजिटिव चीज़ें, इनके अंदर एक तरह की डिफेंस का एलिमेंट मौजूद है कि बुरे से बुरे हालात में भी सर्वाइवल इस कौम ने किया। कौम की बात की ये रही है, जैसे काजी साहब ने कहा है कि इसको लीडरशिप नहीं मिली, और पर्टिकुलरली इनको पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जिस तरह की हमारी ये सिविल मिलिट्री ये ब्यूरोक्रेसी आई थी, उन्होंने रूल किया, उन्होंने लेट डाउन किया। इससे ये मुल्क को मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम ने लेट डाउन नहीं किया। जब भी इस मुल्क में इलेक्शंस हुए हैं, ये लोग बाहर निकले हैं, इन्होंने जाकर जमहूरी हक अपना इस्तेमाल किया है, और मुश्किल से मुश्किल ये मरने में भी ये कौम खड़ी रही अपने पैरों। आज भी देख लें पिछला जो इलेक्शन हुआ है कि दहशतगर्दों की कितनी सारी उनकी धमकियों के बावजूद, टेररिज्म की उस प्रेडिक्शन के बावजूद कितनी बड़ी तादाद में 60% के करीब लोग हैं जो बह रहे हैं और आके अपना वोट उन्हें इस्तेमाल किया है। अगर इस कौम का किसी ने लेट डाउन किया तो मेरा ख्याल है मानना चाहिए, 3-4 इदारे थे उन्होंने लेट डाउन, उसमें हमारा मीडिया का रोल भी रहा है। ये नहीं हो सकता आज हम बैठ के कहते हैं हम तो बड़े अच्छे थे, बाकी जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी थे वो बुरे थे। मीडिया ने भी हमेशा मिलिट्री या अदवार में या फौजी रूलर्स के साथ, हुक्मरानों के साथ कोऑपरेशन किया, फुली कोऑपरेशन किया इन्होंने। हमारी अदालतों ने उनके साथ कोऑपरेशन की है। अगर कोऑपरेशन नहीं मिला, मैं समझता हूँ, और हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने भी कोऑपरेशन किया, यहाँ पे फौजी अदवार जितने भी रहे, अगर कोऑपरेशन नहीं किया तो मैं समझता हूँ हमारे अवाम ने नहीं किया। इनको जब भी मौका मिला है बाहर निकले हैं, वोट डाला है, अपने नुमाइंदों को वोट डाला। सो पॉजिटिव चीज मेरे लिए ये है, इतने तमाम बुरे हालात में भी हमारे अवाम ने, हम मर रहे हैं उसके बावजूद हम जी रहे हैं। हम देखते हैं कि आज पेशावर में वाक़या होता है, कल सब बाजार खुले होते हैं, सब लोग, और उनमें वही एक जज्बा होता है, वो लोग मुरझाए नहीं होते हैं। तो ये जज्बा अभी भी है, पेट्रियोटिज्म अभी भी हमें नजर आता है। बहरहाल क्लास साहब इस पर मजीद बात करते हैं। एक एजाज कॉलर है हमारे साथ मीरपुर खास से, उनसे बात करते हैं। जी एजाज साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रऊफ क्लासरा साहब, काजी साहब और सब सुनने वालों को 14 अगस्त मुबारक हो। और मैं सबको सलाम करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी को, पुलिस को, मुजाहिदीन को जो लड़ रहे हैं ये टेररिज्म के खिलाफ, अपनी जानों का कुर्बानी दे रहे हैं। खास तौर पे वो DIG साहब, मेरे को नाम याद नहीं, फयाज साहब और उनकी टीम जिन्होंने नजराना दिया। दूसरी बात ये, मैं रऊफ क्लासरा साहब को दावत देता हूँ, ये मीरपुर खास हमारे पास आए, ये आमों का शेर है, ये बहुत अच्छे, इनका जो है ना मेरे को बड़े अच्छे लगता है जो ये तजिया पेश करते हैं ना। एक आखिरी बात मैडम, मैं आपको ये कहूँगा मेरी बहन, ये मीरपुर खास में एक हेड कांस्टेबल है लियाकत, उसके बच्चे हैं गूंगे बेरे, उनके बच्चे 5 या 7 बच्चे हैं उसके। वो ओलंपिक में अमेरिका से गोल्ड मेडल जीत के आए, इंडिया से जीत के आए, अभी वो यूरोप में हुए हैं, सारी जगह से बेचारे जीत के आए हैं। वो रिटायर होने वाला है, लेकिन हमारे ऑफिसर ऐसे हैं कि उनके बच्चों को नहीं उठा रहे, उनके बच्चों को सरकारी मुलाजमत में नहीं ले रहे, ना वजीर आला सिंध, ना कोई
पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ना दूसरा ना तीसरा। इसके लिए मेहरबानी करके क्लासरा ठीक है जज साहब, आपने अच्छी तरह तवज्जो दिलाई है और हम यकीनी तौर पर कोशिश करेंगे कि राब्ता हो सके और फिर इस पर हम कोई रिपोर्ट भी पेश कर सकें। हमारे नुमाइंदे से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो राब्ता। मैं ये जरा सा रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल इन्होंने जो डिफाइंस की बात की ये बात कही जाती है। और मैं एक और बात भी ऐड कर दूं, यहाँ पे अगर आप इंडिया को भी देख लें और यहाँ देखें तो जो सबसे बड़ी मूवमेंट और सबसे तवील मूवमेंट यहाँ अवामी बनी थी अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ, जो 138 दिन चली थी और इतनी बड़ी मूवमेंट पूरे साउथ एशिया में नहीं बनी, तो उनकी डिफाइंस थी। और जिस तरह बेशुमार में जिक्र भी कर रहा था, गुमनाम शहीदों का जिक्र कर रहा था, एक तवील एक लड़ाई और जंग जो है यहाँ लड़ी गई है। और ये बात ठीक है कि हमें लेट डाउन किया, तो लीडरशिप ने लेट डाउन किया। और फिर जो जिस तरह से वो शुरू में जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एक मिली भगत से सारा सिलसिला हुआ था, तो मैं समझता हूँ ये क्लासरा साहब ने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की है। अच्छा क्लासरा साहब, खासतौर पर हम दहशतगर्दी के हवाले से जैसे बात करते रहे हैं, इस वक्त भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी पर मैं थोड़ी सी चाह रही थी कि गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। जैसे कि कियानी साहब का भी आज स्टेटमेंट आया है और उनका ये कहना है कि कौम जो है वो मुत्तहिद है और अज़ाइम जो हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे हम दहशतगर्दों के। लेकिन एक बात जो उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये कि उन्होंने कहा हम कभी भी नाकाम नहीं रहे, ना नाकाम होंगे। अब इस पर मुझे वो शुजा पाशा साहब का स्टेटमेंट याद आ रहा था जिन्होंने कहा था कि फेलिंग स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगी, क्या हम नाकाम रियासत जैसा कि कियानी साहब कहते हैं कि हम नहीं होंगे कभी भी? मेरा ख्याल है कियानी साहब से इंतहाई मादरत के साथ कि वो 6 साल से इस फ़ौज के कमांडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े ये मुश्किल हालात में उन्होंने फ़ौज की कमांड संभाली थी। और जिस तरह की तकरीर उन्होंने की है ककूल में, ये तकरीर हम हर साल सुन रहे हैं, ये कोई मुझे तो नई चीज़ इसमें नज़र नहीं आई। जो स्पीच राइटर था एक ही और उसने फॉर्मेट रखा हुआ है, जब भी जनरल साहब ने ककूल में जाना हो और उन्हें तकरीर करनी है तो वो तकरीर उनको थमा दी जाती है कि सर ये तकरीर लें। और 6 साल से आप उठा के देख लें, एक तकरीर है, एक जैसे अल्फाज हैं, एक जैसे चैलेंजेस हैं और एक जैसा हमें रिस्पांस का हमें बताया जाता है। ये मानना होगा कि कियानी साहब का ये दौर जो रहा मुश्किल दौर था इसमें, और 6 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी भी जर्नल के लिए कि वो जाए और मुल्क के हालात ठीक करें। तो जब इनकी लेगेसी आएगी, मेरा ख्याल है जब ये अभी रिटायर होंगे 1-2 महीनों में घर जाएंगे, इनकी लेगेसी इनकी लिखी जाएगी जहाँ पे इनको अप्रिशिएट किया जाएगा जना कियानी, क्योंकि इनका दौर मुश्किलात से भरा हुआ था, टेररिज्म था और पाकिस्तान के रीजनल बहुत मसाइल थे। तो मेरा ख्याल है साथ में जो मोरख है वो ये भी कहेगा कि जनरल कियानी के पास बहुत बड़ा मौका था, ये 6 साल थे उनके पास। इवन देन जब वो यहाँ से रवाना हुए हैं GHQ से, इसके बावजूद वे पाकिस्तान को एक मजीद मुश्किलात में घिरा हुआ पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ पे टेररिज्म अपने राइज पे है और तो भारत से भी धमकियां मिल रही हैं, दहशतगर्दी हैं, भारत के साथ हमारे मसाइल चल रहे हैं। एक उम्मीद थी कि शायद कोई अफगानिस्तान सेटल हो जाएगा, जनरल कियानी साहब को बड़ा समझा जाता है कि शायद अफगानिस्तान पे बड़े वो महर हैं। हाँ, इवन देन वो अफगानिस्तान को सेटल करके नहीं जा रहे, वहीं का वहीं मसला खड़ा है जो 2014 तक पेंडिंग है। हाँ, सो मैं समझता हूँ जनरल कियानी की जो लेगेसी है वो कुछ ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट वो नहीं होगी। तारीख का जो मोरख है इनके साथ इतना ज़्यादा रहम दिली का मुजाहरा नहीं करेगा। और हम ये तवक्को करते थे कि 6 साल का, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बात समझने की ज़रूरत है, 6 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। इस वक्त हमारी फ़ौज को, हमारी सीक्रेट एजेंसीज़ को, हमारी आर्मी कमांड को कुछ रिजल्ट्स देने चाहिए थे कि आज पाकिस्तान को 65-66 साल बाद एक बेहतर, सिक्योर और एक ज़्यादा ताकतवर मुल्क होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ हम उस तरीके का ना आज ताकतवर हैं, ना उतना सिक्योर हैं, ना उतना कॉन्फिडेंट हैं। नहीं, हम ये बाय एंड लार्ज बात जो कर रहे हैं क्लासरा साहब वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर बात यह है कि ये जो ब्लेम है, अगर ब्लेम हम इस साइड पे देखें तो हम इसमें जो है ब्लेम जो शेयर करना है, मैं जब एक साफी के तौर पे बात करता हूँ तो ये जो हमारे सिविलियन लीडरशिप थी, अब बात ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बेसिकली, अच्छा अब उसकी अमली सूरत क्या है इसको जरा थोड़ी देर साइड पे रखें। भाई प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव वो है, और ये तो ग्रेड 22 या ग्रेड 23 जो भी है इनका एक मुलाजम होते हैं ना, सबको पता है कि पावर्स कहाँ हैं। अगर उनको अगर हम अपनी सिविलियन लीडरशिप तो नहीं कर सकते, सिविलियन लीडरशिप अगर अपनी पावर नहीं ले सकी तो हम किसी को क्या ब्लेम करें। बात ये है, देखे ना, मैंने अपनी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की, ठीक है। उसके बाद हाँ ये बिल्कुल जरूर है, एक सफर चाहिए शायद वो। अच्छा, इस पर हम बात करते हैं कैसा, एक ब्रेक पर जाना है हमें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद यहीं से बात का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो कैसा साहब आप बात कर रहे थे कियानी साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। नहीं, कियानी साहब का स्टेटमेंट अलग है, मगर उन्होंने एक नई डायमेंशन की तरफ इशारा कर दिया। स्टेटमेंट तो उनके ठीक है, वही चौधरी निसार अली खान ने कहा। चौधरी निसार अली खान साहब ने यह भी कहा जी कि बिल्कुल एक पेज पे है पाक फौज भी और वो भी, चलें हम ठीक है उनकी बात मान लेते हैं, मगर बात यह है कि क्राइसिस है लीडरशिप का, चाहे वो अस्करी क़यादत की लीडरशिप रही हो। मिसाल के तौर पे ये जो आज हम भुगत रहे हैं, जो कियानी साहब भी भुगत रहे हैं, या आज जो हमारी अस्करी क़यादत भुगत रही है, ये उस अस्करी क़यादत की बनाई हुई पॉलिसियां थी जो कि जो ड्रैग करके हमें इस कोल्ड वार में ले आई, जिसपे आज ये सारे कहते हैं। इवन यहाँ पे हिलरी क्लिंटन आके कह गई है कि जी वो हमने जो है वो गलत किया और ये किया और आपको अबंडन भी कर दिया। आज हर रिटायर्ड जर्नल जो हमें नजर आते हैं किसी टीवी पे स्क्रीन पे बैठे हुए, वो नहीं डिफेंड कर सकते सिवाय जनरल हमीद गुल साहब को छोड़ के, जो इंतहाई प्रैक्टिकली इन्वॉल्व रहे हैं, या जियाउल हक के जो फर्जंद अर्जुमंद हैं वो आके कह देंगे कि जी बड़ा अच्छा किया था उन्होंने। और उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जी वो जो उन्होंने मैसेकर किया था उर्दन में 20,000 फलस्तीनियों का, वो भी ठीक किया था। मगर ये है कि ये पॉलिसियां यहाँ की रूलिंग एलीट, चाहे वो सिविलियन थी, चाहे वो मिलिट्री थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी थी। हाँ, इस आवाज़ जो अभी आपकी मेरी वक्फे के दरमियान बात हो रही थी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो सबसे बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, मैं जैसे आप अभी भी आनेर भी कह देता हूँ कि किसान ने यहाँ गंदम उगाई इंतहाई नागुफ्ताबे हालात में, किसान ने यहाँ चावल पैदा किए इंतहाई, यहाँ फैक्ट्री के मजदूर ने अपना काम ठीक किया और इंतहाई नाजायज़ टैक्स भी दिया उस पर, और फिर उसके बाद वो खाम माल की तल्फ भी हुआ उसको, क्योंकि उसके राइट्स नहीं मिले। तो मैं समझता हूँ जब हम आप बैलेंस शीट रखें तो, और ये एक और बात, कौम जो है मुत्तहिद, भाई कौम तो मुत्तहिद है, आप मुत्तहिद हैं या नहीं है? आप जो ऊपर है सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, आपकी पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो मुत्तहिद हैं या नहीं? अवाम तो मुत्तहिद है कि यार हमारे मसले भी हल करो, हमें रोटी भी दे दो। ठीक है। खलासा साहब, चौधरी निसार साहब ने आज जो इनका जो स्टेटमेंट आज मैं अखबारों में भी देख रही थी, वो अब ये कह रहे हैं, उन्होंने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है उसके हवाले से कुछ मजीद बातें की हैं। कल आप बात कर रहे थे कि चले शुक्र है इन्होंने मान तो लिया कि ये जंग हमारी है, अब हमें इससे निमटना है। वो आज जो उनका जो स्टेटमेंट में पड़ी थी, जो तफसील से उन्होंने बात की हुई है, उसमें तो वो लग रहा है कि वो काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं नहीं है हमारी जंग, कभी कह रहे हैं हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। तो क्या फिर हम उसी स्टेट में चले गए, कन्फ्यूजन वाली स्टेट में? समीना, ये हमारा पूरा मुआशरा, इसमें किसी एक को नहीं ब्लेम कर सकते हम। ये स्टेट ऑफ डिनाइल पे चलता है। हम वो कहते हैं ना, उसकी तरह हमने आंखें बंद की हुई हैं, कबूतर की तरह बिल्ली आ रही है, चलो हमने आंखें बंद करेंगे तो खतरा आपका दूर हो जाएगा। हमारी लीडरशिप में कैपेसिटी नहीं है, चाहे सिविल हो मिलिट्री हो, मान लेना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो, कि ये लोग टेक ऑन कर सकें किसी पे। अभी तक जो फैसला नहीं कर सके, अंदाजा कर लें इससे कुछ ज़्यादा लाफबल चीज़ हो सकती है कि इस मुल्क को इस जंग में, चलो हमारी जंग नहीं है जी, मान लिया 50,000 बंदा तो हमारा मर गया ना भाई। आपके घर का किसी का एक बंदा मर जाए, आप उसको रिएक्ट नहीं करते, चाहे ना ये देखे बगैर कि हमारे बंदे का कसूर था या नहीं था, वो बाद में देखते हैं। अगर कोई आप पे आके हमला करते हैं आपके घर पे, इतना तो गरीब से गरीब आदमी अपना छोटा सा डंडा उठा के खड़ा हो जाता है कि मेरे घर पे आप अटैक कर रहे हैं। वो बाद में देखता रहेगा कसूर मेरे घर वाले की थी, मेरे भाई की थी, बहन की थी, या बाप की थी, या जिसकी थी, वो बाद में देख लेगा। वो पहले डिफेंड तो करता है। आप तो इस काबिल भी नहीं है कि आपके घर पे अटैक हो चुका है, आपको 50,000 बंदा आपका मारा जा चुका है, और हम बैठे अभी तक इसको डिस्कशन कर रहे हैं हमारी जंग है या नहीं है तो इसको कैसे फाइट करना है। अभी भी वो सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की क्या जरूरत है कि दहशतगर्दी हो रही है। आपके पास स्टेट के टूल्स हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, फोर्स है, आर्मी है, आपके पास रेंजर्स है, आपके पास एफसी है, हजारों महकमे जिनको आप अरबों रुपए का बजट दे रहे हैं, उनसे क्या रिजल्ट ले रहे हैं? किस तरह की सिक्योरिटी पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं? इट्स बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है मेरी पूरा अंडरस्टैंडिंग हो कि 12 सालों से हर दफा नई हुकूमत आती है, एक नया वजीर आजम आता है, उसके सामने वही पुराने उठा के उसमें एक कंप्यूटर में रखा हुआ है, एक फॉर्मेट रखा हुआ है, एक वहां पे क्लिक करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, ये प्रेजेंटेशन वजीर आजम को दे दी, ये कैबिनेट को दे दी, ये ईसीसी को दे दी, ये वजीर दाखिला को दे दी, ये वजीर खारजा को दे दी। एक ही क्लिप है, एक ही प्रेजेंटेशन है, एक ही स्टाइल है, जो पिछले 12 साल से मैं इस्लामाबाद में देख रहा हूँ। मुझे तो कोई इसमें चेंज नजर नहीं आती। अब एक और बड़ी एक मुज़िका खेज एक तजवीज़ सामने आ रही है, जिसको बेचा जा रहा है पूरे मीडिया को और पूरी कौम को, कि जी फौज ने कहा है जी हम आपको 5,000 वहाँ पे ये बलूचिस्तान में सिपाही ट्रेन करके देंगे, हम आपको 5,000 मशीन गन्स देंगे, ये फौज देगी। अब ओ भाई मेरे, आपने वहाँ पे पूरे ये 4 मिलिट्री ऑपरेशन करके देखें बलूचिस्तान में, पिछले 10 साल से हमारी आर्मी बैठी है, जो काम हमारी फौज नहीं कर पा रही, तो डिस्पाइट ऑल देयर रिसोर्सेज, करेज, डिफेंस, व्हाटएवर, तो वो कैसे तवक्को करते हैं कि 5,000 बंदों को आप वहाँ मशीन गन दे देंगे, मसला हल हो जाएगा? मशीन गन से मसला आपका हल होने वाला नहीं है। जो बार बार ये बात मैं इसमें कह रहा हूँ, जब तक हमारे दिमाग से खुमार ये नहीं उतरेगा कि हमने अफगानिस्तान फतह करना है, हमने अपने जो महल्ले के हमारे जितने यार दोस्त हैं उन पे हमने अटैक्स करने हैं, हमने ईरान में भी ट्रबल करनी है, हमने वहाँ पे शांकिंग सूबा चाइना के वहाँ भी हमने कुछ ना कुछ करना है, हमने भारत के साथ भी एंगेजमेंट करनी है,
इससे ये मसले नहीं होंगे। 5000 मशीन गन देने से आपका मसला नहीं होगा। अभी आपने देखा हमारे खबरनामे में चल रहा था, हमारे खबरनामे में चल रहा था साहब, छोटी सी बात, इस मोहल्ले गली गली में आपने हर एक के हाथ में पिस्तौल थमा दिया है। अभी खबर चल रही थी मेरा का सिंध के किसी शहर से हवाई फायरिंग से तो ये 2 बंदे वहां पे हलाक हो गए। अब तो एक एक घर में आपने वेपन दे दिया है, आपने एक एक घर में असला दे दिया, सरकारी नजायज जायज जो भी मिला है। ये सोसाइटी बड़े बुरे तरीके से पोलराइजेशन का शिकार हो रही है। आपको कुछ ना कुछ फैसले करने होंगे और बदकिस्मती से हमारे पिछले हुक्मरान हो, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पिछली हो, अब की हो या आपके पॉलिटिशियन हो, इनमें कैपेसिटी नहीं है। मुझे जो लगता है वो कहते हैं ना कि लुक बिजी डू नथिंग। रहमान मलिक ने 5 साल यही कुछ किया है। अब हमें कुछ लगता है कि शायद ये चौधरी निसार अली खान सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाज़ मैं भी उनसे मायूस हो जाता हूं कि वो भी शायद कोई उसमें लफाजी के चक्रों में पड़ गए। उनके पास सिक्योरिटी पॉलिसीज को वो कहते हैं हम जाएंगे पार्लियामेंट में, जाएंगे आवाम से डिस्कशन करेंगे, मीडिया को बुलाएंगे, उसके बाद शेयर करेंगे। इस तरह पॉलिसी नहीं चलती होती है। रियासत को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। 100 दिन दे दें, अभी तो मेरे ख्याल में मैंने कभी नहीं कहा ये। मैंने काजी साहब आप मेरा कोई एक शॉट, एक कॉलम, एक खबर दिखा दें, मैंने ये कहा होगा इनको 100 दिन। मैं नहीं बिलीव कर, जब मुल्क आपका तबाह हो रहा हो, आपकी डेली बम्बिंग हो रही है, मस्जिदें उड़ाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा हो, आपकी जेल ब्रेक्स हो रही हो, आप कहते हैं 100 दिन इनको सोने दें। अगर 100 दिन की बात थी, 2 दिन मरी गुजार के हैं वज़ीर आज़म साहब। आप ये बताएं ना, वैसे भी जो एक बेसिक डायरेक्शन है वो तो नजर आ जाती है ना। देखें ये तो तारीख विटनेस कर लेगी। एक लास्टली जी हम जिनको 100 दिन देने की बात कर रहे हैं, जिनको 100 दिन देने की बात कर रहे हैं, 2 दिन पिछले जब आपकी यहाँ पे ये क्वेटा में दहशतगर्दी हुई है, पाक इंडिया बॉर्डर चल रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो 2 दिन मरी गुजार के हैं और 200 सिपाही जो है वो एक्सप्रेस ये वे पे उनकी ड्यूटी देने के लिए लगा रहा है 2 दिन तक। हम बात कर रहे हैं कि इनको 100 दिन दे दें। और ये तीसरी दफा पावर में आए हैं, ये नए लोग नहीं हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्लासर साहब। जैसे कि क्लासर साहब तो थोड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। मैं जो आपसे जानना चाह रही हूँ ये कि जो कारकुनान ने तहरीक पाकिस्तान थे जिनका जिक्र आपने किया, वो भी मायूस हैं क्या? देखें बात ये है, वो क्या था, मायूस तो नहीं, दिल नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मेरा फेथ है एक, इसमें मुझे भी एक शेर याद आ गया, मैं भी सुनाऊंगी। बोले कि कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए शहर से हम। नहीं, बात यह है कि मायूस होना तो हमारे ऑप्शन ही नहीं है। सही। और मैं समझता हूँ कि मेरी जो सबसे बड़ी रजायत की वजह है वो यहाँ की रूलिंग क्लासेस नहीं है, यहाँ की आवाम है, यहाँ के आम आदमी है। इन्होंने जितनी तारीख में जो हुर्रियत की दास्तानें लिखी हैं, जिसका हम जिक्र भी करेंगे कि इस पाकिस्तान के बनने में अभी इन्होंने फ़ौज की बड़ी बात की। मैं भी फ़ौज की एक कहानी सुनाऊंगा आपको अभी जब मैं अपनी स्टोरी की तरफ आऊँगा। तो अभी आपने सॉरी मुझे कारकुनान तहरीक पाकिस्तान के हवाले से आज उनके जो फोरम हुआ वहाँ पे, तो उन्होंने सब ने कहा कि जी ये वो ख्वाब नहीं था। उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कीजिए कि ये ख्वाब बिगड़ा हुआ। ज़ाहिर है वो बुजुर्ग है हमारे, उन्होंने बहुत ब्लड शेड देखा है यहाँ पे। उन्होंने इस पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, वोलेटिलिटी एक इंतहाई वोलेटाइल पीरियड देखा है, ब्लडी पीरियड देखा है रादर। तो वो ये कह रहे हैं, ज़ाहिर है हम भी, मैं नहीं समझता कि उनका परसेप्शन गलत है, उनका परसेप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंसान जो है वो मायूसी जो है उसकी कोई, और मायूस नहीं होना चाहिए। और एक मैं समझता हूँ कि एक जो यूथ है हमारी, इसमें बड़ी जान है वो। हाँ, अब ये बात है, मैं ये बात जरूर कहूंगा, अगर इन्होंने ऊपर डिलीवर ना किया और जिस तरह से हमें लग रहा है कि ये शायद डिलीवर ना कर पाए, तो फिर इसका ये अवाम और जो यूथ है, मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में एक तहरीक डेवलप होते देख रहे हैं, तो फिर शायद नए पैटर्न्स हो, नई लीडरशिप हो। क्लासर साहब, आपको भी अपनी यूथ से कोई उम्मीद है कि ये सब लीडरशिप या ये जो जनरेशन थी ये तो वो कुछ नहीं कर सकी जो करना चाहिए था, क्या हमारी यूथ कुछ कर सकती है? इस पर मैं आपका कॉमेंट लेती हूँ, लेकिन हमें एक ब्रेक पर जाना, उसके बाद वापस आएंगे तो उस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम कुछ मायूसियों की और कुछ उम्मीदों की बात कर रहे थे। जैसा कि काजी साहब आपने जिक्र किया कि कारकुनान मायूस दिखाई देते हैं, लेकिन उन कारकुनान के साथ कुछ उन्हें भी याद करना चाहिए जो गुमनाम शहीद हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं चल पाया। उनकी याद जो है हमें मायूस नहीं होने देती, ठीक है, जो हमें सामने नजर आ रहा है मुझे लेकिन मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ 18 फरवरी 1946 में जाजियों की बगावत का। ये वो बगावत है जिसका ना कभी हमें इंडिया के सिलेबस में जिक्र नजर आया, ना हमारी तहरीक के जो सिलेबस थे उसमें नजर आया, जिसमें एहसन खान थे, एक जो छोटे ऑफिसर थे तलवार जहाज पे, और एक मदन सिंह थे, जिन्होंने यहाँ पे बगावत करके तो जो है बरतानिया के परचम हटा दिए और अपनी जो तोपों का रुख है वो ब्रिटिश इंस्टॉलेशन के सामने कर दिया। और ये वो बड़ी बगावत
थी, जिसकी वजह से जो सिपह सालार थे यहाँ पे जहाँ बरतानिया के, उन्होंने मैसेज भेजा था कि हम 3 दिन से ज़्यादा अब कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 1946 18 फरवरी है, और ये 400 के करीब जो यूथ थी बाद में इन्हें सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि जो सिविलियन लीडरशिप थी उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तो फिर उन्होंने काली पट्टियाँ बांधी, और काली पट्टियाँ बांध के मैं उनका आखिरी सिर्फ आपको जो उनका डिक्लेरेशन था सरेंडर करने से पहले, वो मैं आपको थोड़ा सा मुझे जो याद है, वो कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि ये वाक़या, ये हमारी बगावत एक हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा वाक़या है, और हमें यह भी पता है कि हमारे जो बेवर्दी मजदूर भाई हैं, हमारे बावर्दी मजदूरों की इस कुर्बानी को देख के आइंदा वो कर जाएंगे जो हम ना कर सके। दे वर ऑल एग्जीक्यूटेड। मगर ये एक बड़ा वाक़या था जिसके बाद ब्रिटिश जो है उन्हें ये रासिख हो गया उनके अंदर कि अब उन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा। क्लासा साहब, मैं सिर्फ मुख्तसर साहब से कमेंट चाहूंगी, आपको अपनी यूथ से कोई उम्मीद है? जो बहुत बड़ा गैप आ रहा है, मेरा ख्याल यूथ का इसमें बहुत बड़ा एक रोल है, जो मुझे फील होता है एज ए रिपोर्टर जर्नलिस्ट के तौर पर, कि पाकिस्तानी अवाम या यूथ है वो हमारे लीडरशिप से ज़्यादा ज़हीन भी है, ज़्यादा एक्टिव भी है, ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड को समझती भी है, और सोशल और शायद ज़्यादा रियलिस्टिक टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना भी आता है। वो मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप कुछ 100 साल पीछे रहेगी, अपनी यूथ से भी रहेगी, अपनी आवाम से भी रहेगी। आवाम का रुख ये किसी और साइड पे है, हमारी लीडरशिप का रुख ये किसी और उस पे है। मतलब इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है ये यूथ के लिए, जब वो देखते होंगे कि मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसने 8 अरब रुपये बैंकों को देने हैं, जो सदर है मुल्क का वो $60 मिलियन वहाँ स्विस बैंकों से लेके वो निकल गए हैं। जब इस तरह की आपकी लीडरशिप आएगी, यूथ से क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, वो आके किसको रोल मॉडल बनाए? अब मतलब अगर इमरान खान का राइज हुआ, यूथ को कुछ उम्मीदें लगी हैं, मैं तो इनकी कैपेसिटी देख के बड़ा हैरान हूँ। जो इमरान खान साहब लीडरशिप लेके आए हैं, जो असेंबली में बैठी हुई है, जो पार्लियामेंट में है, ये हो सकता है इमरान खान साहब खुद बहुत बड़े वो एक्टिव भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे होंगे, इंसान भी अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जिस तरह का क्राउड वो लेके आए हैं पार्लियामेंट में, मेरा ख्याल है ये यूथ जिसने इनको वोट दिया है, ये कुछ अर्से बाद खुद इनसे मायूस होना शुरू हो जाएगी। एंड इट्स ए वेरी डेंजरस ट्रेंड। इमरान खान साहब जहाँ पे आके दूसरे काम करते रहते हैं, उनको अपनी पार्टी के लिए बहुत सारी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, स्किल्स बेहतर करने की जरूरत है, उनको बेहतर लाने की जरूरत है, जो मुझे नहीं लग रहा उनमें इस वक्त। इसलिए यूथ का हो सकता है, जो बात काजी साहब कह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो कुछ ने उम्मीदें हैं कि शायद इमरान खान डिलीवर करेगा। अगर इमरान खान और उनकी पार्टी भी डिलीवर नहीं कर पा रही, तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए अच्छी खबर नहीं है हमारे यूथ के लिए। उन्हें रोल मॉडल चाहिए, अच्छे चाहिए, अपने से बेहतर, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा एडवांस उनको लीडरशिप चाहिए, जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उन्हें विजन तो चाहिए ना, फिर वो पीछे चलेंगे। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी खान से उनसे बात करते हैं। जी जुबैर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, और आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक। मैं भी अपनी कौम को यौम आज़ादी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारे बहुत फेवरेट एंकर हैं यहाँ पे लोग क्लासा साहब, उनसे भी थोड़ा सा मुझे तबसरा चाहिए कि मुझे ऐसा फील, मेरी 55 की उम्र है, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमारे जो इदारे हैं, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या हमारी पॉलिटिशियंस हैं या उनके हमारे कानून साजी के इदारे हैं या कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन कम है और बदतमीज कम होता जा रहा है। बेशक हम सब इदारे और हम आवाम मुल्क के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से उनका जो मोरल है वो आप मतलब आवाम के सामने डाउन हो रहा है। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट वो सामने आया, इस पे कमेंट ले लेते हैं क्लासा साहब का। जी क्लासा साहब, मेरा ख्याल है बिल्कुल इन्होंने ये सही इसकी निशानदेही की, और कल जो चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो टॉक थी उनकी, उसमें भी उन्होंने यही बात पे फोकस किया कि जो यहाँ पे एक सेंट्रल ये सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपकी आर्मी में, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, आपकी सिविलियन फोर्स में, और आपके जो ऑन ग्राउंड फोर्सेज हैं, वो वाकई ठीक कह रहे हैं कि पिछले ये 65 साल से हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रही, उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। और जो अच्छी चीज़ है, मेरा ख्याल है जो पॉजिटिव चीज़ आप बात कह रही थी, वो क्विक ये रिस्पांस फोर्स की बात कर रहे हैं, जो हमने अपने प्रोग्राम में ब्रेक भी की थी स्टोरी, अगर आप याद हो कि पाकिस्तान जो है ये 10,000 एक नई फोर्स खड़ी कर रहा है, जिसको मॉडर्न लेवल पे अमेरिकन और ब्रिटेन ट्रेन करने के लिए तैयार हैं, वेपन्स देने के लिए उनको तैयार हैं, जिसमें से हम फिर कोई ना कोई, मेरा ख्याल है हम साशी थ्योरी हम ढूंढ लेंगे कि वो क्यों हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और सील के लेवल पे वो कमांडोज हमें तैयार करके देना चाह रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। आपको एक इस वक्त इंतहा क्विक रिस्पांस की फोर्स है, जिसके पास हेलीकॉप्टर्स हों, उनके पास मॉडर्न वेपन्स हों, और जैसे अमेरिकन कमांडो हम देखते हैं ऑपरेट करते हैं, इस तरह की फोर्स की हमें मेरा ख्याल है ज़रूरत है। और जिसकी तरफ
आगे चौधरी निसार अली खान ने कल उन्होंने इसका ऐलान भी किया है, और इनिशली वो कहते हैं 500 के करीब बंदे इस पर वो लेके आ रहे हैं। तो लेकिन बाद में जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस फोर्स को एक्सटेंड किया जाएगा और जो टोटल स्ट्रेंथ रखी जाएगी 10,000 रखी जाएगी। अमेरिकन और ब्रिटेन जो हैं वो तैयार हैं कि हम आपको आके अपने लेवल पे जो ये उनके कमांडर्स के पास वेपन्स हैं, उनके पास ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी है, तो वो आके हमारे एक मैं बात ऐड कर दूं, आपकी बात में एक बात ऐड कर दूं। देखिए मेरी तो ये राय है, गलत हो सकती है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कि टेररिज्म जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हो या मकामी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हो, उनका इंटरनल क्राइसिस है। ये एक फेसलेस दुश्मन है, ये हमें नजर नहीं आ रहा कि वहां उसने पड़ाव डाला हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह कि जब तक हम हुकूमतों को कारोबार समझ के करते रहेंगे, औहदों को अपनी माली बढ़ोतरी देने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्लासरा साहब, तो फिर वही होगा, वो प्रिंट आउट हम निकालेंगे, एक पॉलिसी देंगे और हम बैठ के देखते रहेंगे और फिर नए लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब तक ये रुख खत्म नहीं होता, जब तक हम अपने अंदर नहीं देखते कि कुछ जंग बाहर तो जंग कर ही नहीं रहे, अंदर जंग कर रहे हैं हम। ये काजी साहब आप जो बात कहते हैं ना, फेसलेस एनिमी की बात करते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा, पाकिस्तान के हद तक आप ठीक कह रहे हैं, वाकई नहीं पता चलता हमें क्या कि यहाँ पे कौन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ना हमारे अंदर कैपेसिटी है उनको ट्रेस करने की। ये बात आप यूरोप के बारे में नहीं कह सकते, आप अमेरिकन के बारे में नहीं कह सकते। अगर मैं ये बात करूं आपके सामने कि नॉर्वेजियन चर्च यहाँ पे कौन से जादी आउटफिट्स को पैसे देता रहा है और दे रहा है। नहीं, ये इतना एक शेडी बिजनेस है, यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ हम आ जाते हैं तकरीर करने, हम बैठ जाते हैं जी, हम ये फोर्स बना देंगे, वो फोर्स बना देंगे। पहले बोस्टन में सर उन्होंने मैराथन रेस पे एक बम्बे कोई 2 बंदे मारे कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी एजेंसीज ने उनका डीएनए तक उनको ढूंढ के दे दिया, ये चचन्स हैं, ये माँ है, ये बाप है, ये चचा है, फलां फलां। सो दुनिया भर में वो फेसलेस एनिमी नहीं है, उनको 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने पूरी की पूरी उनको चचन जो उनके हमलावर थे, अगर आप उनकी बात करते हैं तो उनकी तो तख्लीक उन्होंने की थी, अलकायदा की तख्लीक किसने की थी? सीआईए ने नहीं की थी। इन जादी आउटफिट्स को क्या सीआईए ने नहीं बनाया था? नहीं काजी साहब, ये तो फिर जन्म के रिश्ते खत्म नहीं होते, हम देते रहते हैं इनसाइड, उनको अंदर भी देखना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। उन्होंने अपने लोगों को टेररिस्ट नहीं बनने दिया, ये जहन में रखें। उन्होंने अमेरिकन को नहीं बनने दिया, उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने डेस्क बना दिए, उन्होंने डेस्क बना दिए कि ये आप इसमें इस जादी आउटफिट को पैसे दें, आप इसको दें, इस तरह कर दिया उन्होंने। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं चाह रही थी खासतौर पर कि जो स्टोरी कल हमने जिक्र किया था हाफिजाबाद की, साहब वो नौजवान बड़ा अच्छा, उसके बारे में कुछ बता दिया जाए। क्या नाम है हमारे साथ वो लाइन पे? कैसे नदीम साकी से कोशिश करेंगे राब्ता हो सके। ये क्लासा साहब, ये बड़ा आपके माशाल्लाह आपके प्रोग्राम की एक है कि 4-5वीं दफा ऐसे हुआ है कि हमने स्टोरी की और अगले दिन ही एक्शन हो गया। इससे पहले आपको पता है 180 पर्चे हुए थे पानी चोरी के, और वो भी इसी नौजवान की स्टोरी थी। ये जो कल हमने उस नौजवान की स्टोरी की जिसको सीएम साहब पैसे वगैरह जी, ये मैं आपको बताती हूँ, ये हाफिजाबाद के नौजवान है जिन्होंने ग्रेजुएशन में उन्होंने वो अपनी पोजीशन ली थी और उसके बाद आज उन्होंने सीएम साहब, साकी साहब बताइएगा, आज तलब कर लिया सीएम साहब ने किस किस को और क्या लेटेस्ट है इस ज़मन में? कैसा कल हमने स्टोरी की थी मोहम्मद मोहसन की, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया और उसके साथ पुलिस ने जो बिहेवियर इस्तेमाल किया। कल जैसे ही हमने ये स्टोरी की तो डीसीओ हाफिजाबाद है मनसूर कादिर साहब, वो खुद प्रोग्राम देख रहे थे, उन्होंने रौफ क्लासा साहब के कमेंट्स देखे और उसके बाद उन्होंने मोहसिन से रब्ता किया, मोहसिन को बुलवाया और उसके साथ जो दीगर लोग थे जिन्हें पुलिस ने वहां पे रोककर पैसे मांगे या पैसे लिए, उन्हें बुलाया। उनके बयान लेने के बाद एक तो मोहसिन को मोटरसाइकिल जो है बगैर सबूरतदारी मिल गई। पहले कहा जा रहा था कि कानूनी पेचीदगियां हैं इसमें, कानून के मुताबिक जो है हमें इसकी सबूरतदारी करवाना पड़ेगी, लेकिन कल वैसे ही पुलिस ने फिर उसे मोटरसाइकिल दे दी और उसके बाद रात मोहसिन ने 11 बजे कॉल करके बताया कि सीएम पंजाब जो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने 17 अगस्त को मोहसिन को वहां पे बुला लिया है। उनके पीएसओ का फोन आया है मोहसिन को और उन्होंने बताया है कि दुनिया टीवी के प्रोग्राम खबर ये है में निशानदेही की गई है कि पुलिस ने मोहसिन के साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं किया, जिस पर तो उस पर उनकी तरफ से अब जो कार्रवाई भी की गई है और उन लोगों को तलब भी कर लिया गया। शुक्रिया आपका। कैसे नदीम साकी, वक्त हमारे पास बिल्कुल। कासरा साहब ये तो बताए ना, ये तो ऑप्टिमिज्म है ना कि सरकार ने फौरी तौर पर एक नौजवान को निजात दिला दी, क्या हो गई है उसकी? नहीं जी, बड़ी उनकी मतलब डीसीओ साहब की बड़ी मेहरबानी कि वो प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने उस पर कुछ आके एक्शन लिया और सीएम साहब का भी उन्होंने वो सारी वो आके चीज़ें की हैं। एक चीज़ मैं
ये यकीनन उस पर कहना चाहूँगा कि ये साकी साहब को भी ये थोड़ा सा चेक करना चाहिए, जो हमारे नौजवान मोहसिन साहब हैं। पुलिस वाले गाड़ी ऐसे किसी के कब्जे में नहीं लेते। मेरे साथ भी एक दो दफ़ा हो चुका है, जब हम कोई हमारा दौर था मोटरसाइकिल का, आपके पास कागजात नहीं होते तो गाड़ी कब्जे में ली जाती। तो उस नौजवान को कहें कि ठीक है, हाई प्रोफाइल, उनको सारा कुछ अपनी जगह बताई थी ना, उन्होंने कहा था कि कागज दिखा दिए थे। ये जो हमारे रिपोर्टर की उन्होंने ये कहा था कि ईडी कागज थे, और कागज के बाद उन्होंने इसलिए खड़ा रखा कि आपने ये तारुफ क्यों करवाया कि सीएम साहब आपके घर आए थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी अपनी गाड़ी में कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें रखता हूं कि उसके बाद ही हम किसी से बहस कर सकते हैं। मकसद वो नहीं है कि उसमें ना करें, कि सारी चीज़ें हमारे पास पूरी होनी चाहिए। और कैसर साहब को बाकायदा मेरा ख्याल अप्रिसिएशन होनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की स्टोरीज दी हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कैसर साहब से कि वो स्टोरीज का फॉलो अप हमें देते रहा करें, क्योंकि स्टोरी फॉलो अप से चलती है, फॉलो अप से चीज़ें एक्शन होती हैं। और उनका डीसीओ साहब जगा देते हैं, रात को भी उनका मैसेज मुझे 12-1 बजे के बाद आया, 2 घंटे की तगोदो के बाद। और जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के हमारे रिपोर्टर्स हैं, अगर उनके पास कोई अच्छी स्टोरीज होती हैं जो उनको अगर आजादी है, आप दोनों भी ज्यादा आजाद हो गए, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। क्लासेस साहब बहुत शुक्रिया आपका, और कायद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ अहम स्टोरीज जैसे कि क्लासेस साहब ने भी जिनका जिक्र किया, वो आज ज़ाहिर है कि बातचीत थोड़ी और तरफ निकल गई तो नहीं हो पाई, लेकिन कल उनके बारे में यकीनी तौर पर डिटेल में बात करेंगे। एक दफ़ा फिर से आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं यौम आज़ादी की, और दुआ करते हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हो, और ये जो परेशानियां हमें इस वक्त दरपेश हैं उनसे हम सब निकल सकें। अल्लाह ताला हमारा हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।